हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। संविधान की इस क्लास में आज हम उच्च न्यायालय के संबंध में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद बचे हुए हैं उसके संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपसे उच्च न्यायालय की जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उच्च न्यायालय के संबंध में थी, जहां से एग्जामिनर प्रश्न उठाता है, उसकी चर्चा मैंने आपसे कर ली थी। उसी क्रम में आज मैं आपसे इसके जो विभिन्न अनुच्छेद हैं उसकी चर्चा करूंगा और साथ ही साथ अधीनस्थ न्यायालय जिसमें जिला न्यायालय, खासकर जिले स्तर के जो न्यायालय होते हैं उसके संबंध में चर्चा करूंगा। ये ऐसे न्यायालय होते हैं जो अक्सर आपसे पढ़ने में छूटते हैं और एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न उठाता है। तो इसके जो बेसिक फैक्ट है और जहां से एग्जामिनर प्रश्न उठाता है उसके संबंध में आपसे चर्चा कर लूंगा। तो सबसे पहले आज उच्च न्यायालय के संबंध में मैं चर्चा करूंगा। अच्छा, कल मैंने एक चीज बताई थी कि जो नवीनतम हाई कोर्ट था, जो भारत में वर्तमान में भारत का सबसे नया हाई कोर्ट है, वह अमरावती हाई कोर्ट था। अमरावती हाई कोर्ट जो कि आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। अच्छा, वहां पे मैंने इसकी स्थापना के संबंध में मेरे दिमाग से जो मैंने एक चीज बताई थी, मेरे मुंह से वो गलत निकल गई थी वहां पे, कि मैंने इसकी स्थापना 2014 बता दी थी। दरअसल 2014 यानी कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। उसी से मेरे दिमाग में क्लिक कर गया था वहां पे। लेकिन इसके संबंध में आपको याद रखना है कि जो नवीनतम हाई कोर्ट यानी कि जो 25वां हाई कोर्ट अमरावती हाई कोर्ट है, उसकी स्थापना 1 जनवरी 2019 को की गई थी। तो आपको याद रखना है कि अमरावती हाई कोर्ट जो कि भारत का नवीनतम हाई कोर्ट और 25वें नंबर का हाई कोर्ट है, उसकी स्थापना 1 जनवरी 2019 को हुई थी। फिर एक चीज वहां पे और छूट गई थी, न्यायाधीशों का स्थानांतरण। इसके संबंध में आपको याद रखना है कि यदि किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण, किसी न्यायाधीश का ट्रांसफर किसी एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में किया जाता है, दूसरे उच्च न्यायालय में किया जाता है, तो उसका अधिकार किसको होगा? राष्ट्रपति करेगा। आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया था इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, या त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है। और अगर इसके स्थानांतरण की बात आ जाएगी तो इसका स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा। स्थानांतरण के मामले में अधिकार तो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन वह इससे भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो अब जो इसके बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है आपकी हाई कोर्ट के, उसके संबंध में आपसे चर्चा कर लेता हूँ। इसमें सबसे पहला अनुच्छेद लिखा गया अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 के तहत याद रखना है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। इसका प्रावधान अनुच्छेद 214 में किया गया। फिर अनुच्छेद 215, हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। कहने का मतलब कि हाई कोर्ट एक जो आपका उच्च न्यायालय है, वह अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए एक अभिलेख न्यायालय है। यही बात मैंने आपको वहां अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट के लिए बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट भी एक अभिलेखी न्यायालय है। तो इसके संबंध में अनुच्छेद 215 के तहत याद रखना है कि हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए एक अभिलेख न्यायालय है। कहने का मतलब ये है कि इसके द्वारा दिए गए फैसले नजीर के रूप में सुरक्षित रखे जाएंगे और अधीनस्थ न्यायालय, इसके अधीनस्थ न्यायालय उदाहरण के तौर पर उन जो इसके फैसले होंगे उनका प्रयोग कर सकेंगे। फिर अनुच्छेद 216, उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 216 के तहत किए गए। अनुच्छेद 217, हाईकोर्ट के न्यायाधीश के पद की नियुक्ति तथा दशाएं। इसके संबंध में आपको क्या याद रखना है कि अनुच्छेद 217 के तहत जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि इसकी नियुक्ति का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। तथा दशाएं यानी कि इसकी योग्यताएं क्या है? तो योग्यता के संबंध में आपको क्या याद रखना है कि 10 वर्ष तक या तो न्यायिक कार्य पर कार्यरत रहा हो या 10 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता के पद पर उच्चतम न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय तो आपका सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। फिर अनुच्छेद 219, अनुच्छेद 219 क्या कह रहा है? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ, जो आपका उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों की शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 219 में है। और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। अनुच्छेद 221, इसमें क्या कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के संबंध में मैंने कल आपको बताया था कि पहली चीज तो इसका वेतन भारित किस पे होगा? राज्य सरकार की संचित निधि से। राज्य सरकार की संचित निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन दिया जाएगा। और इसी के साथ मैंने बताया था कि इनकी पेंशन किस पे भारित होगी? केंद्र सरकार की संचित निधि पे भारित होगी। तो वेतन के संबंध में इनकी बात की जाए तो जो आपका हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, उसका वेतन 2.5 लाख रुपए होगा, यानी कि 2,50,000 रुपए। और जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनका वेतन 2,25,000, यहाँ मैंने 28 गलती से लिख दिया, 2,25,000 रुपए होगा। तो यदि आपसे हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के वेतन संबंधी बात पूछी जाए तो 2,25,000 है। और यदि मुख्य न्यायाधीश के संबंध में पूछा जाए तो 2,50,000 है। और इसका प्रावधान अनुच्छेद 221 के तहत वेतन का प्रावधान किया गया। अच्छा, इसी क्रम में अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं
तो मैंने जब आपको सुप्रीम कोर्ट बताया था, वहां मैंने आपको बताया था कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, उसका वेतन 2,80,000 रुपए था और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.5 लाख रुपए था। फिर अनुच्छेद 222 अनुच्छेद 222 में कहा गया है हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, भी मैंने आपको ऊपर बताया कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है, और यह इस मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा। फिर अनुच्छेद 225, इसमें कहा गया हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार। हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या है, इसके संबंध में बात अनुच्छेद 225 में की गई है और इसमें 7 प्रकार के क्षेत्राधिकार के संबंध में चर्चा की गई। जैसे पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के संबंध में हाईकोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के संबंध में आपको याद रखना है कि यदि राज्य विधानसभा या संसद के चुनाव संबंधी कोई विवाद आता है, कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका निपटारा कौन करेगा, हाईकोर्ट करेगा। अच्छा, इसी क्रम में जब मैंने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आपका सुप्रीम कोर्ट का बताया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का कोई विवाद होगा तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता था। लेकिन यहाँ आपको याद रखना है कि संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य के चुनाव में यदि किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा हाई कोर्ट करेगा और यह इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। रिट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 226 के तहत मैंने आपको बताया है कि अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट को 6 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। और इसी क्रम में जब मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार पढ़ाया था, तो वहां मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। और साथ ही साथ अगर किसी आपसे उच्च स्तरीय परीक्षा में इस तरीके का प्रश्न बन सकता है कि जो रिट अधिकार की बातें हैं उसमें श्रेष्ठ कौन है, किसको ज्यादा अधिकार प्राप्त है, तो वहां पे आपका जवाब हाई कोर्ट हो जाएगा, क्योंकि रिट के मामले में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से श्रेष्ठ है। ये बात आपको याद रखनी, कैसे श्रेष्ठ है, क्योंकि पहली चीज तो हाई कोर्ट को 6 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। जबकि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है यानी कि उच्चतम न्यायालय है, वह सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में रिट जारी कर सकता है। लेकिन आपका हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ विधिक अधिकारों पर भी रिट जारी कर सकता है, बात आपको समझ लेनी चाहिए। फिर आता है आपका अपीली क्षेत्राधिकार। अपीली क्षेत्राधिकार में क्या याद रखना कि जैसे कोई अधीनस्थ न्यायालय में किसी को सजा का प्रावधान कुछ हो गया है और उसको लगता है कि इतनी सजा नहीं होनी चाहिए थी, तो चाहे वह दीवानी मामला हो या आपराधिक मामला हो, दोनों मामलों में वह हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। तो यही इसका अपीली क्षेत्राधिकार होता है। पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है, अधीनस्थ न्यायालयों के क्रियाकलापों पर नजर रखना। जो इसके अंतर्गत जो जिला न्यायालय होते हैं या अन्य न्यायालय होते हैं जो कि हाईकोर्ट के अधीन के न्यायालय हैं, उनके क्रियाकलापों पर नजर रखना इसके पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। फिर 5वां है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। यह भी इसका एक क्षेत्राधिकार है कि आपने अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखेगा। अभिलेख न्यायालय, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है यहाँ पे अनुच्छेद 215 के तहत यह एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय का मतलब यह है कि यह अपने फैसलों को सुरक्षित रखेगा और इसके अधीनस्थ न्यायालय उदाहरण के तौर पर इन फैसलों का उपयोग कर पाएंगे। फिर न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू या अपने निर्णयों का पुनर्वलोकन यानी कि उसका रिव्यू कर सकता है, जो कि अनुच्छेद 137 के तहत मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी यही प्रावधान बताया था कि अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है और साथ ही साथ उच्च न्यायालय में भी आपको याद रखना कि इसको भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। फिर अनुच्छेद 226, 6 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट को 6 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता था। और श्रेष्ठता के संबंध मैंने आपको बता दिया कि यह विधिक और मौलिक दोनों अधिकारों पर अपनी रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों पर रिट जारी कर सकता है। तो 6 प्रकार की रिट में कौन कौन सी आ जाएगी, एक आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण आपका हो गया, फिर जिसको इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कार्पस, परमादेश यानी कि मैंडमस, उत्प्रेषण के बाद आपका प्रतिषेध आ गया जिसको प्रोहिबिशन कहते हैं, उत्प्रेषण को कहते हैं सर्टियोररी, मैं भूल रहा था लेकिन उत्प्रेषण को इंग्लिश में सर्टियोररी कहते हैं। फिर अधिकार प्रच्छा यानी कि कोवारंटो, अंतरिम राहत यानी कि इंजंक्शन। तो मैंने आपको बताया 6 प्रकार के रिट में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा और अंतरिम राहत, जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में मैंने बताया हैबियस कार्पस कहते हैं, परमादेश को मैंडमस कहते हैं, उत्प्रेषण को सर्टियोररी कहते हैं, प्रतिषेध को प्रोहिबिशन कहते हैं, अधिकार प्रच्छा को कोवारंटो कहते हैं और जो आपका ये अंतरिम राहत है इसको इंजंक्शन कहते हैं। इन रिटों के बारे में जब मैंने आपको मौलिक अधिकार पढ़ाए थे वहां अनुच्छेद 32 के तहत जहां मैंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संबंध में आपसे चर्चा की थी, पूरी जानकारी वहां पे दी गई है, वहां से आप इसको कवर कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 231 में क्या कहा गया, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक
साझे हाईकोर्ट की स्थापना। कहने का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की स्थापना। इसका मतलब क्या है कि किसी हाईकोर्ट के जो कोई हाईकोर्ट होगा उसके क्षेत्राधिकार में एक राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य भी उसके क्षेत्राधिकार में आ सकते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, जैसे मैं अगर उदाहरण लूं तो मैंने आपको बताया था बंबई हाईकोर्ट के संबंध में। तो बंबई हाईकोर्ट में आपका महाराष्ट्र भी आता था, गोवा आता था, और उसके साथ दादर एवं नागर हवेली व दमन द्वीप का क्षेत्र भी उसके क्षेत्राधिकार में आता था। इसी तरीके से मैंने आपको मद्रास बताया था, तो मद्रास में आपका जो तमिलनाडु था वो भी आ रहा था, और साथ ही साथ पुडुचेरी आ रहा था। फिर मैंने आपको कलकत्ता न्यायालय के विषय में बताया था, कलकत्ता हाईकोर्ट के बारे में। उसमें आपका वेस्ट बंगाल के साथ साथ अंडमान निकोबार शामिल था। उधर मैंने आपको गुवाहाटी न्यायालय बताया था, जहां आपका असम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम शामिल था। नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी न्यायालय के अधीन आता था। तो वही बात यहाँ 231 के तहत कही गई है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझे हाईकोर्ट की स्थापना। फिर अनुच्छेद 241 यूटी के लिए हाईकोर्ट, क्योंकि यह प्रावधान जो है अभी मैं आपको भाग 6 पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो ये यूटी के लिए हाईकोर्ट है इसकी चर्चा मैं जब भाग 8 पढ़ाऊंगा, जहां पे मैं आपको केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में पढ़ाऊंगा, वहां भी इसकी चर्चा करूंगा। लेकिन चूंकि यह हाईकोर्ट के संबंध में था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया है कि अनुच्छेद 241 के तहत जो आपके केंद्र शासित राज्य हैं उनके लिए न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 241 के तहत की जाएगी। और वर्तमान में दिल्ली व जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दिल्ली व जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक न्यायालय है, और दिल्ली का यानी कि कुल यूटी के लिए 2 न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। तो फिलहाल जो आपके हाईकोर्ट के संबंध में जो भी फैक्ट बन सकते थे विभिन्न अनुच्छेदों से, और इसके जो आपका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने पिछली क्लास में बता दी थी, सब कुछ मैंने कवर कर लिया है। अगर आपको इतना तैयार है तो मेरे हिसाब से हाईकोर्ट से बनने वाला प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। इसी क्रम में अब मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ अधीनस्थ न्यायालय की। अधीनस्थ न्यायालय जो कि अनुच्छेद 233 से 237 तक विस्तारित है। अधीनस्थ न्यायालय का विस्तार अनुच्छेद 200 से 237 तक है। तो इसके विषय में क्या जानकारी है कि राज्य की न्यायपालिका में एक हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। राज्य की जो न्यायपालिका होती है उसमें एक हाईकोर्ट होता है, और उसके अधीन जो न्यायालय होते हैं जैसे जिला न्यायालय है और अन्य कई प्रकार के न्यायालय होते हैं, वह सब इसके अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत, हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। यह न्यायालय हाईकोर्ट के अधीन एवं इसके निर्देशानुसार जिला और निम्न स्तरों पर कार्य करते हैं। इसके संबंध में आपको क्या याद रखना है कि जो आपके अधीनस्थ न्यायालय हैं या हाईकोर्ट के अधीन और हाईकोर्ट के निर्देशानुसार ही अपने क्रियाकलाप करते हैं। फिर बात अगर इसके संबंध में अनुच्छेद 233 की बात करूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 233 से 237 तक इसका विस्तार है, तो अनुच्छेद 233 में क्या प्रावधान है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में उठता है। तो आपको याद रखना है कि डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय से के परामर्श से की जाती है। पहली चीज, डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा, और वह हाईकोर्ट के परामर्श से करेगा, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 233 में किया गया। फिर अगर जिला न्यायाधीश की योग्यता के संबंध में आपसे बात करूं, तो केंद्र या राज्य की किसी सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो। केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। कौन? जिला न्यायाधीश। कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। इसके संबंध में याद रखना है, जो जिला न्यायाधीश होगा वह कम से कम 7 वर्ष तक किसी अधिवक्ता के रूप में उसको कार्य किया होना चाहिए, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। वैसे पीसीएसजे के माध्यम से, मतलब जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा है पीसीएसजे, उसके माध्यम से भी अधीनस्थ न्यायालयों में जजों का जो चयन होता है, आपको ये बात याद रखनी है। वही बात यहाँ लिखी गई अनुच्छेद 234 के तहत कि जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो इसमें याद रखना, जो कि जिसका प्रावधान अनुच्छेद 234 में है कि राज्यपाल जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्ति को भी न्यायिक सेवा में नियुक्त कर सकता है, और ऐसे व्यक्ति को राज्य लोक सेवा आयोग व हाईकोर्ट के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाएगा। जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 234 में किया गया है। इसमें 234 में, और इसमें भी इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और राज्यपाल इसमें आपका जो राज्य का लोक सेवा संघ जो राज्य का लोक सेवा आयोग होगा उससे वह हाईकोर्ट के परामर्श के बाद इनकी नियुक्ति करेगा। अच्छा, जो राज्य का लोक सेवा आयोग से परामर्श इसलिए लेगा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि प्रतियोगी परीक्षा यूपी जो आपकी पीसीएसजे होती है, जो पीसीएसजे के माध्यम से जिला न्यायाधीशों और जिला के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। फिर अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। जो आपका जिला न्यायालय है, जो जिला न्यायालय है वह अपने अंडर के कुछ इसके न्यायालय होते हैं, जैसे तहसील स्तर पे न्यायालय होते हैं, ठीक इस तरीके के जो न्यायालय हैं उन पे नियंत्रण कौन रखता है? यही जिला न्यायालय, यानी कि अधीनस्थ न्यायालयों पर जो जिला न्यायालय के अधीन न्यायालय है उस पर अनुच्छेद 35 के तहत वह नियंत्रण रखता है। तो फिलहाल अधीनस्थ न्यायालय के संबंध में जो भी फैक्ट बन सकते थे
उसको मैंने आपको बता दिया। हाईकोर्ट के संबंध में सारे फैक्ट की चर्चा करी। एक गलती जो कल मुझसे हो गई थी उसको मैंने यहाँ पे सुधार कर दिया। उसको याद रखना, वो गलती सिर्फ इसलिए हो गई थी कि चूंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था, तो मेरे दिमाग में वही क्लिक कर गया था। लेकिन आपको याद रखना है कि नवीनतम हाईकोर्ट जो कि 25वां हाईकोर्ट है, अमरावती हाईकोर्ट, जो कि आंध्र प्रदेश में है, अमरावती हाईकोर्ट जो कि आंध्र प्रदेश में है, उसकी स्थापना 1 जनवरी 2019 को हुई थी। फिलहाल जितने प्रावधान इसके संबंध में बन सकते थे मैंने आपको बहुत आसानी से बता दिए हैं। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।